यस, अभी हम पढ़ने वाले हैं संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन, संयोजन यानी कि जोड़ना, कि हम दो संधारित्रों को किस प्रकार से जोड़ सकते हैं। ठीक है, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, अनंत भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। जिस प्रकार की हमें आवश्यकता है धारिता की, जिस प्रकार का हमें विभवांतर प्राप्त करना है, उसके अनुसार हमें इनको जोड़ सकते हैं। तो देखें, संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन क्यों किया जाता है? क्योंकि विद्युत परिपथ में भिन्न भिन्न संधारित्रों से भिन्न भिन्न विभवांतर प्राप्त करने के लिए या हमारे जो आवश्यकता के अनुसार वांछित धारिता और विभवांतर प्राप्त करने के लिए, दोबारा सुन लीजिए, किसी विद्युत परिपथ में वांछित धारिता व विभवांतर प्राप्त करने के लिए हम संधारित्रों को संयोजित करते हैं, तब उनके संयोजन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो संधारित्रों का संयोजन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। ठीक है, नंबर 1 श्रेणीक्रम संयोजन और नंबर 2 समांतर क्रम संयोजन। एक सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं श्रेणीक्रम संयोजन। तो देखें, श्रेणीक्रम संयोजन क्या है, इसको आपको पहले ये समझना पड़ेगा, डायग्राम समझना पड़ेगा। हमारे पास में हम मान लेते हैं कि 3 संधारित्र हैं और इन तीनों को मैं नाम दे रहा हूं, ये संधारित्र C1, ये C2 और ये संधारित्र C3 है। ये C1 संधारित्र की प्रथम प्लेट है, ये वाली, और ये द्वितीय प्लेट है। ये दूसरे संधारित्र की प्रथम प्लेट है और ये द्वितीय प्लेट है। ये तीसरे संधारित्र की प्रथम प्लेट है और ये इसकी क्या है? द्वितीय प्लेट है। ठीक है, तो संधारित्रों को यदि हम इस प्रकार से जोड़े, देखें, अब इसकी मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं, आप सुनना उसको। ठीक है, याद हो जाएगी, सुनते ही याद हो जाएगी। प्रथम संधारित्र की द्वितीय प्लेट, ये प्रथम संधारित्र है, प्रथम संधारित्र की द्वितीय प्लेट को दूसरे संधारित्र की प्रथम प्लेट से एवं इसकी दूसरी प्लेट को तृतीय संधारित्र की प्रथम प्लेट से संयोजित करते हैं। तो इस प्रकार का संयोजन, यानी संधारित्रों के इस प्रकार का संयोजन श्रेणीक्रम संयोजन कहलाता है। दोबारा सुन लीजिए, प्रथम संधारित्र की द्वितीय प्लेट को द्वितीय संधारित्र की प्रथम प्लेट से एवं इसकी द्वितीय प्लेट को तृतीय संधारित्र की प्रथम प्लेट से संयोजित करते हैं, और यदि इससे ज्यादा और भी संधारित्र हैं, उनको भी इसी क्रम में संयोजित करते हुए जाएंगे, तब संधारित्रों का यह संयोजन श्रेणीक्रम संयोजन कहलाएगा। तो हमने इस प्रकार से संधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन कर लिया है। अब देखें, श्रेणीक्रम संयोजन की खास बात क्या होती है। श्रेणीक्रम संयोजन तब किया जाता है जब हमें तुल्य धारिता का मान कम प्राप्त करना होता है। कब? जब हमें तुल्य धारिता का मान कम प्राप्त करना होता है। अब कम कैसे करें, ज्यादा कैसे करें? जैसे मान लीजिए कि मेरे पास में 3 संधारित्र हैं, एक 5 माइक्रोफैराड का है, दूसरा 6 माइक्रोफैराड का है और तीसरा मान लीजिए 10 माइक्रोफैराड का है। अब मुझे एक परिपथ बनाना है और उस परिपथ में मुझे 5 माइक्रोफैराड से कम धारिता का एक संधारित्र चाहिए। तो इसके लिए मेरे पास में 5 माइक्रोफैराड से कम धारिता का संधारित्र मेरे पास में है नहीं। तो जो मेरे पास में जो उपलब्ध संधारित्र है, उन्हीं को मैं श्रेणीक्रम में संयोजित करके और उनकी धारिता हम क्या कर लेंगे, कुछ कम कर लेंगे, और कुछ कम करके जितनी हमें आवश्यकता उसके अनुसार हम कम कर लेंगे और उसको हम परिपथ में लगा देंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास 3 संधारित्र हैं और इन 3 संधारित्रों को यदि जोड़ने से जो हमें धारिता मिलने वाली है, अब परिपथ को जो धारिता मिलने वाली है वह क्या है, इस प्रत्येक संधारित्र की धारिता से भी कम होगी। जैसे इसका मान लीजिए 5 है, इसका 10 है और इसका 15 है। तो सबसे कम धारिता वाला संधारित्र है, ये माना हमने 5, 10, 15, तो सबसे कम इसकी 5। अब इन तीनों को जोड़ने से ये जो संधारित्र काम कर रहे हैं, अब इनको जोड़ने के पश्चात जो धारिता होगी वो 5 माइक्रोफैराड से भी कम होगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात यह है कि संधारित्रों के श्रेणीक्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पर जो आवेश का जो परिमाण होता है वो एक समान होता है।
ठीक है, यानी कि जितना आवेश इसमें संचित होगा उतना ही आवेश इसमें और उतना ही आवेश इसमें, यानी कि तीनों संधारित्रों पर आवेश यानी कि Q का मान एक समान रहने वाला है, ये भी है। अब देखिए हम इसको इस प्रकार से संयोजन में कर लिया है, अब इसको हम एक परिपथ में संयोजित करते हैं। कहने का मतलब है अब इन संधारित्रों का जो संयोजन है उससे एक हम बैटरी जोड़ते हैं। ठीक है, तो बैटरी जोड़ते हैं तो इस प्रकार से देखें आप इसको, ये मैंने एक बैटरी ली, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल और इसका नेगेटिव टर्मिनल है वो मैं तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट से संयोजित कर रहा हूं, कुछ इस प्रकार से देखते रहिए आप। ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है और यहाँ पे जो बैटरी है इसका विभवांतर हम मान लेते हैं V। ऐसा होने से बैटरी के इसको धनात्मक सिरे से जोड़ने से ये वाली जो प्लेट है प्रथम संधारित्र की जो प्रथम प्लेट है वह धन आवेश से आवेशित हो जाएगी, वह धन आवेश से आवेशित हो जाएगी। अब ये वाली धातु की प्लेट है तो यहाँ पर प्रेरण होगा, प्रेरण के कारण ये इसमें भी धातु की प्लेट है तो इसमें प्लस माइनस होंगे और यहाँ पर प्रेरण होगा, तो प्रेरण के कारण ये जो प्लस है इसमें उपस्थित माइनस को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा और इसमें जो प्लस है उसको दूर धकेलेगा। कहने का मतलब है इस प्लेट में जितने भी माइनस हैं वो इसकी तरफ, इस प्लस की तरफ आकर्षित हो जाएंगे और प्लस है वो इससे दूर भगेंगे, तो दूर भगने के लिए उनको एक रास्ता मिल रहा है, एक वायर है, तार हमने जोड़ रखा है, तो इसका सारा धनावेश इस तार से होते हुए इस आवेश से दूर जाते हुए इस प्लेट पर आ जाता है, यानी कि द्वितीय संधारित्र की प्रथम प्लेट पर उपस्थित हो जाता है, यानी कि यहां पर आ जाता है। अब यहां पर ये धनात्मक आवेश आने के पश्चात ये प्रक्रिया दोबारा स्टार्ट हो जाती है। इस प्लेट में उपस्थित जो जितना भी ऋण आवेश है इससे पॉजिटिव आवेश की ओर आकर्षित हो जाएगा। इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो तीसरे संधारित्र की प्रथम प्लेट पर उपस्थित हो जाएगा और यहां पर फिर ये प्रक्रिया दोबारा हो जाएगी, यहां पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सर्किल चलता रहता है। तो कहने का मतलब है अब ये तीन आपके पास में संधारित्र हैं तो यहां पर जितना आवेश है उतना ही आवेश यहां पर और उतना ही आवेश यहां पर, यानी कि श्रेणीक्रम संयोजन में इस संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान क्या रहता है, एक समान रहता है। बट विभवांतर V का मान प्रत्येक संधारित्र पर भिन्न रहेगा, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये V1 यहां पर V2 और इस पर हम मान लेते हैं कि V3। अब यहां पर हम दो को बिंदु ले लेते हैं कि P और एक ले लेते हैं N। P और N इन दोनों के मध्य हमें तुल्य धारिता का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो तुल्य धारिता का मान ज्ञात करते हैं। दूसरी बात यह है कि इस P और इस N के मध्य जो तुल्य धारिता है, जो तुल्य विभवांतर है वो हम मान लेते हैं V, यानी कि P से लेकर N तक जो कुल विभवांतर है वो हम V मान लेते हैं। तुल्य का मतलब है कुल, तुल्य का मतलब है कुल, तो कुल विभवांतर हम कितना मान लेते हैं V, और उस V का मान किस किस के बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, इस प्रकार से। अब इसके नीचे लिखने वाले क्या हम ये लिखने वाले हैं प्रत्येक संधारित्र पर आवेश Q समान है एवं इनकी धारिताएं भिन्न भिन्न होने के कारण इन पर विभवांतर भी भिन्न भिन्न होगा अतः प्रत्येक संधारित्र पर उत्पन्न विभवांतर, ठीक है, यानी कहने का मतलब है यदि हम इसको प्लस क्यू आवेश देते हैं तो इस पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाएगा, इस पर प्लस क्यू, इस पर माइनस क्यू, इस पर प्लस क्यू और इस पर माइनस क्यू, यानी कि आवेश का मान एक समान है।
और एवं इनकी धारिताएं भिन्न भिन्न है, तो जैसे C1 C2 C1 इनकी धारिताएं भिन्न भिन्न हैं, तो इन पर जो उत्पन्न विभवांतर है V1 V2 V3 वो भी क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। अतः प्रत्येक संधारित्र पर कितना विभवांतर उत्पन्न होगा उसका मान हमें ज्ञात करना है। उसका मान ज्ञात करने से पहले आपको एक सूत्र याद दिलवा देता हूं, जो सूत्र हम काम में लेंगे। इसमें सूत्र हम जानते हैं कि धारिता C = क्या होता है, Q/V, बट हमें तो विभवांतर V का मान ज्ञात करना है, तो V = क्या हो गया, Q/C, इस प्रकार से। तो चलो देखते हैं इसको, प्रत्येक संधारित्र में विभवांतर। तो सबसे पहले हम V1 का मान ज्ञात कर लेते हैं। V1 फॉर्मूला क्या अपने पास में, V = Q/C। तो प्रथम संधारित्र पर आवेश कितना है, Q, और उसकी धारिता कितनी है, C1, तो इसको ऐसे लिख दिया Q/C1। इसी प्रकार से V2 = फॉर्मूला तो वही रहना है, Q/C, तो Q/C, बट इसकी धारिता कितनी है, C2, और इसी प्रकार से Q/C3। ठीक है, इनको कंबाइंड रूप से हम इक्वेशन डाल देते हैं 1। यदि हम इस संयोजन का तुल्य विभवांतर, यानी कि कहने का मतलब P और N के मध्य जो कुल विभवांतर है वो हम मान लें V, तो क्या होगा वो देखें। यदि संयोजन का तुल्य विभवांतर V, या फिर हम एक चीज और कर सकते हैं, समीकरण संयोजन के लिए है तो तुल्य विभवांतर उसको V सीरीज से भी लिख सकते हैं, यानी कि VS। यदि संयोजन का तुल्य विभवांतर VS हो तो VS का मान किस के बराबर हो जाएगा, V1 + V2 + V3 के बराबर। क्यों, क्योंकि ये जो कुल विभवांतर है वो 3 टुकड़ों में डिवाइडेड कर रखा है, तो इनका योग किसके बराबर होगा, P और N के मध्य उपस्थित विभवांतर के मध्य होगा। सिंपल बात है, इसको इक्वेशन डाल दीजिए 2। अब समीकरण एक से इसमें मान रख दीजिए फटाफट, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, VS का मान कितना होगा, यदि हम संयोजन की तुल्य धारिता है वो मान लें CS। यदि संयोजन की तुल्य धारिता CS हो तो, यदि संयोजन की तुल्य धारिता CS हो तो यानी कि इन सब की धारिताएं कितनी हैं, वो है CS, और इन सब पर जो कुल विभवांतर है वो कितना है, VS, और इन सब पर जो आवेश है वो कितना है, Q अपॉन C = Q/V, तो VS = कितना हो गया, Q/CS। ठीक है, इसको आप इक्वेशन डाल दीजिए 3। समीकरण 2 में समीकरण 1 व 3 से मान रखने पर तो रख दीजिए मान, VS का मान Q/CS, तो Q/CS = फिर V1 का मान ये रहा, तो Q/C1 प्लस V2 का मान रख दीजिए Q/C2 प्लस इसका मान Q/C3। Q से Q क्या हो गया, कैंसिल, तो 1/CS = 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये क्या है, तुल्य धारिता। ठीक है, तो संधारित्रों के समीकरण संयोजन की तुल्य धारिता का युद्धक्रम का मान प्रत्येक संधारित्र की धारिता के युद्धक्रम के योगफल के बराबर होता है। जैसा ये समीकरण है, इस समीकरण को हम देखकर लिख सकते हैं 1/CS, यानी तुल्य धारिता है CS, बट 1/CS है, इसका मतलब क्या, जो तुल्य धारिता वो क्या है, युद्धक्रम है। तो यहाँ पे प्रथम संधारित्र की धारिता वो भी क्या है, युद्धक्रम है, ये भी युद्धक्रम है और ये भी युद्धक्रम है, और इन सब का योग है। इन सब का योग किसके बराबर है, तुल्य धारिता के युद्धक्रम के योग के बराबर है। तुल्य धारिता के बराबर नहीं है, तुल्य धारिता के युद्धक्रम के योग के बराबर है। यदि संयोजन में 3 संधारित्र काम में न लेकर यदि हम N संधारित्र ले तो उसकी तुल्य धारिता क्या होगी,
यानी 3 की जगह कितने लेने हैं आपको, n लेने हैं। यदि संयोजन में n संधारित्र संयोजित हो तो तब तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डैश डैश प्लस 1/CN। इस प्रकार से। अब यदि हम केस फर्स्ट की बात करें, केस फर्स्ट, यहां पे जो ये n संधारित्र हैं, इस प्रत्येक संधारित्र की धारिता यदि बराबर है, यदि प्रत्येक संधारित्र की धारिता समान है, तो इसका मतलब C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू डैश डैश इज इक्वल टू CN, ऐसा है। और इन सब की जो तुल्य धारिता है उसको हम कितना नाम दे देते हैं, C। तो इसका मतलब ये आता है 1/CS इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C प्लस डैश डैश प्लस 1/C, कहां तक, n तक। तो कहने का मतलब है इस प्रकार की जो स्टेप है वो कितनी स्टेप हो जाएगी, जैसे 1 2 3 4 ऐसे हम करें तो कहां तक काउंट करना है, n तक काउंट करना है। तो क्या हो गया, 1/CS इज इक्वल टू ये n तक काउंट करना है, क्या, गुणा 1/C, ठीक है। यानी कि 1/CS इज इक्वल टू क्या हो गया, n/C। हमें तो CS का मान चाहिए तो इसका उल्टा कर दें आप, तो CS इज इक्वल टू C/n। ये लो जी। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि संधारित्र और सन्निक्रम संयोजन का डेरिवेशन कीजिए, ऐसे भी आ सकता है, बट इस पे न्यूमेरिकल आने के चांसेस कुछ ज्यादा ही रहते हैं। और क्वेश्चन आपको इस पे क्वेश्चन भी ट्राई करनी है, इसके क्वेश्चन वगैरह है, हम एक नेक्स्ट अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें डालेंगे, है ना। ये चैप्टर पूरा होने के पश्चात हम एक वीडियो बनाएंगे, उस पे ये सन्निक्रम संयोजन और उसके बाद समांतर क्रम संयोजन दोनों हो जाएंगे, उन दोनों के मिक्सअप करके फिर 5 न्यूमेरिकल या कुछ ज्यादा न्यूमेरिकल हम करेंगे, ठीक है। तो ये आपको यहां तक देखना है। अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको आराम से लिख सकें। और इधर ये नाम आ रहा है तो दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर क्या है, CS बराबर Q/VS है, ठीक है। और प्रत्येक वीडियो को आप नोट भी किया करो और उसका बार बार रिवीजन भी किया करो दिन में, और जो पीछे वाले आपने पढ़ रखे हैं उनका भी रिवीजन किया करो, ठीक है। और आने वाले कुछ दिनों में हम चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन करेंगे, फिर 2 का, 3 का, 4 का ऐसे रिवीजन करेंगे, ठीक है। एक 15-20 मिनट का लाइव शो रखेंगे, उसमें पूरा आपको चैप्टर नंबर 1 पूरा रिवीजन करा दिया जाएगा, फिर चैप्टर नंबर 2 3, ठीक है। उससे आपको पता चलेगा कि आपको क्या याद है और क्या याद नहीं है। अब एक चीज मैं और बताने वाला था आपको कि ये तो सीधे सीधे ऐसे हैं। अब कोई आपने संधारित्र ले रखा है और उस संधारित्र की प्लेटों के मध्य भिन्न भिन्न पैराविद्युत पदार्थों की एक पट्टियां यदि आप रख देते हैं तो उनका सन्निक्रम संयोजन की तरह वो किस प्रकार से व्यवहार करेगा वो हम चेक करने वाले थे, ठीक है। अभी देखते हैं। ये हमारे पास में एक संधारित्र है, ऐसे कर लीजिए। संधारित्र का संकेत ये होता है, ठीक है। तो इसको मैंने ऐसे कर दिया, इस संकेत को थोड़ा घुमा दिया, तो है क्या, ये है तो संधारित्र का संकेत ही है। यहां पर हम क्या करने वाले हैं, इस संधारित्र में भिन्न भिन्न पदार्थों की भिन्न भिन्न पैराविद्युत पट्टियां रख रहे हैं। यहाँ पर मैंने पैराविद्युत पट्टी रख दी, उसका पैराविद्युतांक कितना है, ε/r1 है। यहाँ पर दूसरी पट्टी रखी, उसका पैराविद्युतांक ε/r2 है। और यहाँ पर एक मैंने तीसरी पट्टी रख दी, उसका पैराविद्युतांक कितना है, ε/r3 है। और इनकी मोटाई कितनी है, इसकी मोटाई T1 है, इसकी मोटाई T2 है और इसकी मोटाई T3 है। बट दोनों संधारित्र की प्लेटों के मध्य जो कुल डिस्टेंस है वो कितनी है, वो मैंने मान ली D मान ली, ठीक है। यदि इस प्रकार से कोई एक संधारित्र है, उसमें भिन्न भिन्न पैराविद्युत पदार्थों की पट्टियां हैं, एक पट्टी, दूसरी पट्टी और तीसरी पट्टी। यहाँ पर इनको आप डिजाइन अलग अलग दर्शाने के लिए वही डिजाइन दे दो इनको।
ठीक है। इस प्रकार से पट्टी नंबर 1, 2 और 3। अब ऐसा होने से ये संधारित्र किसकी भांति व्यवहार करेगा? तो यह संधारित्रों के श्रेणीक्रम संयोजन की भांति व्यवहार करेगा। यदि अब आपसे पूछ लिया जाए कि अब इसकी तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनको 3 संधारित्रों में डिवाइड कर लेते हैं। संधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन का मतलब है कि पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट का दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट का तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से यदि संयोजन है तो इस प्रकार का संयोजन संधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपने जो पदार्थ इस प्रकार से भर रखा है, एक तो ये है, यहाँ पर ये वाला है, इस प्रकार से आपने भर रखा है, और यहाँ पर आपने इस प्रकार से भर रखा है। ठीक है, अब देखें, इसकी मोटाई T1 है, इसकी मोटाई T2 है, इसकी मोटाई T3 है, इसका एप्सिलॉन R1 और इसका एप्सिलॉन R2 पैरावृत्तांक, इसका एप्सिलॉन R3। इसको मैंने ऐसे किया, तो ये प्रथम संधारित्र, तो प्रथम संधारित्र की जो द्वितीय प्लेट है वो द्वितीय की प्रथम से जुड़ी हुई है। यहां पर भी देखें, ये द्वितीय संधारित्र है, द्वितीय संधारित्र है, वह तृतीय संधारित्र की प्रथम प्लेट से ऐसे जुड़ा हुआ है। बट हम जानते हैं संधारित्र की जो धारिता होती है वो C = A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, और पैरावृत पदार्थ है या पैरावृत माध्यम है तो ये फॉर्मूला है C = A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R और अपॉन D। बट यहाँ पे इसकी धारिता मान लेते हैं C1, इसकी C2 और इसकी C3। तो ऐसा होने से इसकी धारिता C1 का मान कितना हो जाएगा? C1 = A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R की जगह इसका पैरावृत्तांक कितना है? एप्सिलॉन R1, और अपॉन D की जगह इन दोनों प्लेटों के मध्य जो दूरी है वो कितनी है? T1। तो T1, इसी प्रकार से C2 = A एप्सिलॉन नॉट अपॉन A एप्सिलॉन R2 अपॉन T2, और C3 = A एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन R3 अपॉन T3। ठीक है, अब यदि इनकी तुल्य धारिता ज्ञात करनी है, इस प्रकार के डायग्राम की तुल्य धारिता ज्ञात करनी है, तो ये संधारित्रों के श्रेणीक्रम संयोजन C1, C2 व C3 श्रेणीक्रम संयोजन में है, श्रेणीक्रम संयोजन में है। अतः तुल्य धारिता 1/CS = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। ठीक है, इन सब का इसमें मान रख दीजिए। तो 1/CS = 1/1 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन R1 अपॉन T1, ठीक है, प्लस A एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन R2 अपॉन T2 प्लस 1/A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R3 अपॉन T3। इस प्रकार से तीनों को लिख लिया। ठीक है, अब देखें इनमें आप ये एक काम कीजिए, जो T1, T2, T3 है तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/CS = T1 अपॉन A एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 प्लस T3 अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R3। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप एक ये वाले स्टेप लिखें, इसमें ये मान रखना है, और ये आप स्वयं अपने आप कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन आप स्वयं अपने आप ही कर सकते हैं। कॉमन क्या आ रहा है वो ले लीजिए। 1/CS = ऊपर तो 1 और नीचे A एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, और इधर क्या बचा? ये बचा T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस T3 अपॉन एप्सिलॉन R3। इस प्रकार से। ठीक है, तो ये बच गया। हमें तो CS का मान ज्ञात करना है, इसको उल्टा कर दीजिए। तो CS का मान क्या आ जाएगा? तो CS = A एप्सिलॉन नॉट अपॉन, ये आ गया T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस T3 अपॉन एप्सिलॉन R3। ठीक है, ये कैलकुलेशन इसके बाद में आप स्वयं कीजिए ताकि आपका ये पूरा सिस्टम समझ में आ जाए। लास्ट में आंसर आपको ये चेक करना है। ठीक है, थैंक यू।